हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के द विजन पॉइंट की एक और बेहतरीन वीडियो में। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी का एक पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और बच्चों, ये ऐसा पेपर है, अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो 2025 बोर्ड एग्जाम में इससे ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों, बिना देर के हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका हिंदी का पेपर है, ठीक। और बच्चों, इसका जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है आप जानते हैं, वो उसका होता है 100, ठीक। और इसके लिए बच्चों जो समय निर्धारित किया जाता है वो कितना होता है, 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक। और नोट में देखिए बच्चों, ये प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं ना, वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित। यानी कि जो 15 मिनट आपको दिए जाएंगे वो क्या करने के लिए, यानी कि आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, ठीक। और उसके बाद देखिए, निर्देश दिया है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 भागों में, यानी कि खंड का और खंड खा में क्या है, विभाजित है। यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 भागों में विभाजित होगा, खंड का में और खंड खा में, ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए, जो दूसरा है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि आपको खंड का और खंड ख में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर देने क्या है, अनिवार्य है, ठीक। तो देखिए बच्चों, आपका जो ये शुरू होता है खंड का से, ठीक। तो देखिए, इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि माधुरी पत्रिका किस युग से प्रकाशित हुई है, ठीक। तो इसमें बच्चों ऑप्शन 4 दिया है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको माधुरी पत्रिका किस युग से प्रकाशित हुई है, तो किस युग से हुई है, वो आपका भारतेंदु युग से, ठीक। तो आपका ये पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, आपका ये जो दूसरा प्रश्न है, शेखर एक जीवनी के लेखक, शेखर एक जीवनी के लेखक तो कौन है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, अज्ञेय और राम वृक्ष बेरीपुरी, ठीक। तो इसमें बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अज्ञेय। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अज्ञेय, ठीक। देखिए बच्चों, उसके बाद अगला जो आपका है प्रश्न ग नंबर, कफन किस विधा की रचना है। जो कफन है वह किस विधा की क्या है, रचना है। तो देखिए, उपन्यास है, दूसरा दिया है नाटक, तीसरा कहानी और चौथा क्या है, संस्मरण। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, कहानी, ठीक। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि मैला आंचल, घर नंबर है मैला मैला आंचल उपन्यास है, यानी कि उपन्यास है तो क्या है बच्चों, देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है आंचलिक है ना, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ये जो है क्या है, आंचलिक है, ठीक। उसके बाद देखिए, अगला जो प्रश्न है बच्चों कि अंधा युग रचना के लेखक, यानी कि अंधा युग रचना के जो लेखक हैं वो कौन है ना। तो देखिए, अंधा युग रचना के जो लेखक हैं वो कौन है, पहले धर्मवीर भारती हैं, और दूसरा जो ऑप्शन दिया है राम कुमार वर्मा, तीसरा मोहन राकेश और जो चौथा है वो जैनेन्द्र। इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती, ठीक। देखिए बच्चों, उसके बाद ये दूसरा नंबर चालू हो जाता है आपका। देखिए का है इसमें दिया है जो पहला प्रश्न कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की जो रचना हुई है किस भाषा में बच्चों, अवधी भाषा में हुई है, ठीक। देखिए, उसके बाद ख नंबर, परमाल राशु का रचना काल है, यानी किसका रचना जो काल है वो क्या है, आदि काल है कि भक्ति काल है, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ये क्या है आपका, आदिकाल, ठीक। उसके बाद देखिए ग नंबर है, छायावाद की रचना नहीं है, यानी कि छायावाद की रचना नहीं है। तो पहला कामायनी, दूसरा साकेत दिया है, तीसरा आपका सरोज स्मृति है और जो चौथा है बच्चों वो नौका विहार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, साकेत, ठीक।
देखिए, उसके बाद बच्चों अगला है कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की है ना। तो देखिए, काला कंकार, रामगढ़, ठीक, वाराणसी, इलाहाबाद। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? तो किस कहा जाता है बच्चों? इसमें दो होगा। देखिए, एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी है, एक महादेवी वर्मा है, लेकिन आपको जो ऑप्शन इसमें ठीक करना है वो कौन सा हो जाएगा? महादेवी वर्मा। ठीक, देखिए इसमें पहला सुभद्रा कुमारी चौहान दिया था, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा मैत्रेयी पुष्पा, और जो चौथा है वो लक्ष्मीबाई। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? महादेवी वर्मा। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि देखिए इस ये आपका दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के क्या कीजिए? उत्तर दीजिए। और इसमें बच्चों दो देता है। ठीक, देखिए यहाँ अथवा करके एक और दिया है। ठीक, तो मैं बच्चों एक हल करा दे रहा हूं और आप एक जो है अपनी से प्रैक्टिस करिएगा। और बच्चों अगर आप नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, मैं उसका भी वीडियो अलग से बना करके डाल दूंगा। ठीक, तो देखिए बच्चों इसमें दिया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक, तो देखिए बच्चों आपसे पहले पूछा है प्रश्न कि जन का प्रवाह किस तरह होता है ना। तो देखिए आपको इसी गद्यांश में आप जब पढ़ेंगे ना इसको अच्छे से, तो आपको इस सारी जितनी प्रश्न दिखाई दे रही हैं आपको इसी में उसका उत्तर मिल जाएगा। और इसके लिए एक प्रश्न भी बच्चों आपको 2 अंक निर्धारित हैं। तो आपके ये कुल मिला के कितने अंक का है? 10 अंक का। ठीक, और ये सबसे आसान भी होता है। ठीक, देखिए जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो आपको लिखना है बच्चों जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। तो आपको यहां से लेकर के यही क्या कर देना है? लिख देना है। ठीक, देखिए उसके बाद जो दूसरा है कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये बच्चों जो आपके ये गद्यांश है वो किस पाठ से लिया गया है? वो ये लिया गया है राष्ट्र का स्वरूप से। ठीक, और इसके जो लेखक हैं कौन हैं? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, और बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें गद्यांश भी होता है। और एक साल नहीं, आप पेपर उठा के देख लीजिए, ये ऐसा कोई साल नहीं होगा जिस साल ये आपका गद्यांश एग्जाम में ना पूछा जाता हो। इसलिए बच्चों आप इस गद्यांश को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और बार बार इसकी क्या कीजिएगा? प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, तो देखिए ये तो आपका हो गया। तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है। तो जन का प्रवाह अनंत होता है, तो आपको इसमें क्या करना है? इसका व्याख्या करना है। तो इसका व्याख्या कैसे करनी है? देखिए आपको इसका क्या करना है, मतलब देखिए इसमें व्याख्या करनी है तो आपको लिखना है कि जन का प्रवाह क्या होता है? अनंत होता है, अर्थात सैकड़ों वर्षों से भूमि के साथ गहरा क्या है? संबंध है। और जब तक सूर्य की रश्मि किरणें धरती पर पड़ती रहेंगी तब तक लोगों का जो जीवन है वह क्या रहेगा? अमर रहेगा। ठीक, तो यहां तक आपको क्या करना है? लिख देना है। ठीक, तो देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की क्या हो जाएगी? व्याख्या। ठीक, उसके बाद देखिए सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो सूर्य की रश्मियों का प्रभाव प्रभाव से जो राष्ट्रीय जन है, जो राष्ट्रीय क्या है? जन है, यानी जन का जो जीवन है वह भी क्या है? अमर है ना। अमृत से भर देती है तो अर्थात क्या है? यानी कि राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वह भी क्या है? अमर है। ठीक, देखिए
उसके बाद अगला जो प्रश्न था कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम स्थापित किया है। तो देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको दूसरी ही लाइन में मिल जाएगा कि वर्षों से भूमि के साथ, किसके साथ बच्चों, भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम क्या किया है, प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम स्थापित किया है, तो आपको लिखना है राष्ट्रीय जन ने किसके साथ, भूमि के साथ तादम क्या किया है, प्राप्त किया है। तो आपको इतना लिख लेना और आपका ये 10 नंबर आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों देखिए, ये चीज आपका अथवा में दिया है, ठीक, तो ये आपका गद्यांश है, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, और इसको आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक, देखिए आपका ये जो है गद्यांश से और करके दिया था। उसके बाद बच्चों देखिए, अगला जो आपका है पद से होता है, और ये भी, इसके लिए भी आपको कितने अंक निर्धारित हैं बच्चों, 10 अंक। ठीक, देखिए देखिए बच्चों, ये भी जो आपका होता है कितने अंक का होता है, 10, और इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो कितने नंबर की, 2-2 अंक की। ठीक, तो देखिए बच्चों, ये आपका पद से है, तो इसमें क्या है, देखिए एक लिखा है, दिया है पद्यांश कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारू, होकर मधु की मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो, मुझ विकलता तुम्हें विफलता ठहरो, श्रम परिहारो, नहीं भोगनी या मैं कोई, जो तुम जाल पसारू, बल हो तो सिंदूर बिंदु, या हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कदर्प तुम्ही, तो मेरी पति पर वारो, लो या मेरी चरण धूली, उस रथ के सिर पर धारो। ठीक, तो ये बच्चों आपका क्या किया है, दिया है। और इसमें आपका देखिए, जो आपसे पूछ रहा है, पहला जो प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का क्या करिए, नाम लिखिए। तो आपको लिखना है, देखिए बच्चों, तो इसमें क्या है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक, तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश यानी कि साकेत महाकाव्य की 9 सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित किससे लिया गया बच्चों, गीत, शीर्षक से क्या है, उद्धृत है, एवं इसके रचयिता का नाम लिखे ना, तो इसके रचयिता कौन है बच्चों, मैथिली शरण गुप्त है। ठीक, तो आपको ये क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद बच्चों देखिए, अगला है, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो आप बच्चों देखिए, यहां देखिएगा, देखिए सिंदूर बिंदु या हर नेत्र निहारो, यानी कि उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को शिव का क्या किया है, तीसरा नेत्र बताया है। सिंदूर बिंदु को यानी शिव का तीसरा क्या किया है, नेत्र बताया है। ठीक, तो आपको इतना क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद देखिए बच्चों, जो तीसरा है आपसे, इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्ण है, यानी किस पद्यांश में किस ऋतु का वर्ण है। तो ये पद्यांश आप पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें किस ऋतु का वर्ण है, तो इसमें किस ऋतु का है, तो इसमें क्या है, बसंत ऋतु का क्या है, वर्ण है। ठीक, तो आप इसमें लिख दीजिएगा कि यानी कि इस पद्यांश में बसंत ऋतु का क्या है, वर्ण है। ठीक, और उसके बाद अगला है बच्चों, यह पद्यांश किस ग्रंथ से क्या है, उद्धृत है। तो यह जो ये पद्यांश है वह साकेत महाकाव्य के न किस ग्रंथ से है, यानी देखिए साकेत महाकाव्य की नवम सर्ग से क्या है, उद्धृत है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बच्चों देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है ये है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए, तो देखिए रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है, तो ये लिखा है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। तो आपको लिखना है कि देखिए इसमें क्या है, जो उर्मिला है वह काम व्यथित होने पर कामदेव से क्या करती हैं बच्चों, प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे कामदेव न, हे कामदेव तुम मुझ पर फूलों न, आप पुष्प बाणों के से घायल मत करो, यानी कि मुझे जो है पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं एक क्या हूं, अबला हूं, क्योंकि मैं एक अबला हूं, और दूसरी क्या हूं, युवती, अबला हूं और दूसरी युवती हूं न, और तीसरी क्या हूं, वियोगिनी, और तीसरी क्या हूं, वियोगिनी हूं, और इसलिए देखिए कुछ तो दया विचारो, इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरी ऊपर कुछ तो क्या कीजिए, दया कीजिए। ठीक, तो आपको इतना बच्चों क्या करना है, लिख लेना है। ठीक, और इसी में अथवा करके बच्चों एक और देता है, देखिए
इसमें अथवा करके एक और देता है, इसके आगे देखते हैं। देखिए भैया, इसके आगे जो अथवा करके दिया है इसको आपको अपने से करना है, ठीक। अपने से आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा और हम इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक। देखिए बच्चों, अगला जो है, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक न, तस्कर मोह स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान न, पुल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ पे तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार, ठीक। तो यानी बच्चों आपका ये जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक। तो एक का सोल्यूशन मैंने कराया है, इसको आप अपनी सी कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए, अगला जो है आपका, देखिए अगला जो है वो है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देती हुई उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। और बच्चों देखिए, इसमें क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हरिशंकर परसाई हैं, और तीसरा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो बच्चों इसमें मैंने वीडियो को करा रखा है और आप प्लेलिस्ट में जाकर के बच्चों आप देख लीजिएगा, उसमें भी हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी अच्छी सी बताया है, और आप देख लेंगे बच्चों तो आपको एक बार में ही वहां याद हो जाएगा, ठीक। तो आपको इतना क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद बच्चों देखिए, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए और अधिकतम कितने, 80 शब्द में, ठीक। तो देखिए बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं और दूसरा जो है जयशंकर प्रसाद, तीसरा अज्ञा जी है। तो इसमें बच्चों मैंने अज्ञा जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय का और हरिशंकर प्रसाद जी का यानी कि साहित्यिक परिचय यानी कवियों का क्या किया है, कराया है। और इसको भी जाकर के बच्चों आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि अगर बच्चों मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो इसमें बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप ये जितने भी हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक। अगला है बच्चों, देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो है, देखिए लाठी कहानी की कथा वस्तु का सार लिखे, अधिकतम शब्द 80 शब्द में। यानी कि जो लाठी कहानी है बच्चों, मैंने बताया कि देखिए आपको एग्जाम में बहादुर कहानी और लाठी ऐसी और पंचलाइट, ये 3 ऐसी कहानियां हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से याद करके जाते हैं तो बच्चों इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, इसमें लाठी दिया है ना, तो लाठी का भी हमने एक वीडियो में इसकी कहानी का सारांश लिखवाया है और बेहद ही आसान तरीके से लिखवाया है, तो आप जाकर के बच्चों वहां देख लीजिएगा। और अथवा में क्या है, दिया है कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए, तो ये भी आसान है और इसको भी आप बच्चों आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए, स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का क्या कीजिए, उत्तर दीजिए, ठीक। तो देखिए अधिकतम आपको कितने अंक में देना है, 80 शब्द में। तो बच्चों देखिए, ये आपका जिला वाइज होता है, ठीक। यानी कि आपके जिले में क्या चलता है उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें तैयार करना है। तो देखिए किसी किसी जिले में मुक्ति यज्ञ से है, ठीक, और किसी में सत्य की जीत है, तो किसी में रश्मि रथी खंड काव्य है न, या किसी में आलोक वित्त है, और किसी में क्या होता है बच्चों, त्यागपति होता है, और किसी में श्रवण कुमार है। तो आप अपने अपने जिले के अनुसार आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद बच्चों देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए ये आपका खंड खा चालू हो जाता है, ठीक। और उसके बाद खंड खा में क्या है बच्चों, देखिए ये आपका संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए, ठीक। तो देखिए बच्चों, तो ये जो है संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुल गुरु कालिदासे दासा अन्य चा अन्य चा भाष भर भव बुदश न भूत्या देव महाकाव्या। तो यानी कहने का मतलब ये आपका बच्चों क्या किया है, दिया है, और कह रहे हैं कि इसमें आपका क्या करना है, संदर्भ लिखना है, संदर्भ के साथ साथ इसका क्या कीजिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है बच्चों, लिखना है कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की किससे लिया गया है बच्चों, ये संस्कृत भाषाया महत्तम नो नामक पाठ से क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक। तो इतना आपको संदर्भ लिख देना है बच्चों, और इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ करके इसका आपको हिंदी में क्या करना है, अनुवाद दे देना है। और बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का अथवा करके दिया है, और आप इसको करिएगा, नहीं तो बच्चों मैं आपको ये वीडियो अलग से बना करके इसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो देखिए इसके आगे,
देखिए बच्चों, उसके बाद अगला जो आपका है खा नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। और इसके लिए बच्चों ये देखिए, अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं, और इसके साथ अगर अनुवाद भी करते हैं तो इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं, यानी कुल मिला के आपका ये 7 नंबर का आएगा। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा है कि जल बिंदु निपातीन क्रमशः पूर्यति घटा साहेतु सर्व विद्यानम धर्मश्च चा धनश्च चा, यानी कहने का मतलब ये किस पाठ, यानी इसका क्या करना है बच्चों, संदर्भ लिखना है। तो आपको संदर्भ लिखना है कि यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष न सुभास्तर नानी शीर्षक पाठ से क्या है, अवतरित है। ठीक, तो इसका देखिए हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा कि जल बिंदु निपातने तेन क्रमशः पूर्वते घटा, यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि जल की एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा क्या होता है, भर जाता है। जल की एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। साहेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्चा धनश्चा ना, यानी समस्त विद्याओं, धर्म और धन का यही क्या है, रहस्य, यानी कि अर्थात निरंतर मतलब उद्योग करते रहने से धीरे धीरे ये तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, संग्रहित हो जाती हैं, संग्रहित हो पाती हैं। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, ये 7 नंबर आपको इसके लिए मिल जाएंगे। उसके बाद अथवा करके ये आपका दिया है, तो इसको आप अपने से करिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो है, निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर के वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए यह है मुंह फुलाना, दूसरा हाथ पीले करना, दाल में काला होना, अश्रावण हारे न भादो सूखे, यानी कहने का मतलब यह है बच्चों कि इसमें से आपको एक ही करना है। मुहावरों में से किसी एक का लिखना, तो हाथ पीले करना, क्या करना, विवाह करना। ठीक, तो आप इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं कि कमला ने अपनी पुत्री के हाथ क्या किए, पीले कर दिए। ठीक, तो जैसे मुंह फुलाना है तो इसका क्या हो जाएगा, असंतुष्ट होना, यानी कि तो वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना क्या है, उचित तो नहीं है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए आप पठित गद्यांश में से संबंधित दिए गए प्रश्नों का क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। तो यानी कि ये आपका गद्यांश दिया है, ठीक, अपठित, और इसमें से पढ़ करके आपको इन सभी प्रश्नों को क्या करना है बच्चों, उत्तर देना। और ये भी आपका आसान होता है। ठीक, और इसे आप अपने से कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत कठिन नहीं होता है। उसके बाद बच्चों देखिए 11 नंबर है, निम्नलिखित शब्द युगों में से सही अर्थ का चयन करके क्या किए, लिखिए। ठीक, तो आपको लिखना है, देखिए देखिए बच्चों इसमें क्या है, वशन व्यसन, मतलब इसका अर्थ क्या है। तो देखिए विवश और व्याकुलता है, दूसरा वस्त्र और आदत है, तीसरा कवच और भोजन है, अवधि और विस्तार है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, वस्त्र और आदत हो जाएगा। ठीक, अन्न अन्न अन्न, एक अन्न मतलब क्या होता है बच्चों, अनाज। देखिए अगला जो है, देखिए बच्चों एक क्या है, ये आपका अन्न लिखा है, अन्न। ठीक, एक अन्न मतलब होता है अनाज, और दूसरा अन्न मतलब क्या होता है, दूसरे लोग होता है या दूसरा कह लें। ठीक, तो आपको ये इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके लिए आपको अंक कितने दे देते बच्चों, 1 अंक। ठीक, देखिए बच्चों उसके आगे ख नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, यानी कि 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे चपला है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसके मतलब जो इसका 2 सही अर्थ क्या हो जाएगा, यानी कि बिजली हो जाएगा, और आप लक्ष्मी भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे जीवन है शिव, शिव का क्या हो जाएगा बच्चों, महादेव हो जाएगा, कल्याण, लेकिन आपको एक ही करना है। ठीक, उसके बाद देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो शिक्षा देता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, उसे कहा जाता है शिक्षक। ठीक, इसमें शिक्षक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों जो सब कुछ जानता हो, यानी कि जो सब कुछ क्या करता हो, जानता हो, तो उसे क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक, तो देखिए उसके बाद बच्चों देखिए अगला जो आपका है, देखिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसी 2 शब्द को शुद्ध करके क्या करिए, लिखिए। इन 2 शब्द को शुद्ध करके क्या करिए, लिखिए। तो इसमें देखिए अशुद्ध शब्द कौन है बच्चों, मैं कलम के साथ क्या करता हूं, लिखता हूं, ये भी गलत है। और ये शूर पूर्व में निकलता है ना, यानी कि देखिए मैं भोजन कर लिया हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, और मैं कलम के साथ क्या करता हूँ, लिखता हूँ, शूरपुर में क्या करता है, निकलता है। तो निम्नलिखित में 2 वाक्यों को शुद्ध करके क्या कीजिए, आप लिखिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ये आसान होता है। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों 12 नंबर है कि संयोग श्रृंगार रस अथवा
करुण रस का लक्षण सहित क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको संयोग रस संयोग श्रृंगार रस लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए ना, तो लिखिए, देखिए संयोग श्रृंगार में क्या लिखेंगे आप, कि जब रथ नामक स्थायी भाव का, देखिए बच्चों, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। या कह लें कि बच्चों देखो, जब रथ नामक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव में संयोग होता है तो उसे क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस कहा जाता है। तो बच्चों इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा कि बतरस लालच न लाल की मूली धैर्य लुकाए, सौ करे भैनु हासे, दैन कहीं नट जाए। ठीक, तो आप ये क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए, यमक अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। या तो यमक अलंकार लिखना है बच्चों, या तो क्या लिखना है, रूपक अलंकार। ठीक, तो देखिए बच्चों, इसमें यमक अलंकार लिखेंगे ना, तो इसकी क्या करते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो क्या लिखोगे आप, कि जब काव्य, देखिए काव्य में जहां शब्दों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, किंतु अर्थों में क्या हो, भिन्नता हो, वहां क्या होता है बच्चों, यमक अलंकार होता है। ठीक, तो आप इसमें लिख सकते हैं बच्चों, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लिख सकते हैं कि ऊधव जोग जोग हम नाही। ठीक, या तो ये लिख दीजिए, ये तो आप थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कनक कनक ते सौगुनी मद का ते अधिकाय, जो खाए बोरा जो पाए बोरा। ठीक, तो ये आप क्या कर सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं। उसके बाद ग नंबर आपका दोहा छंद अथवा सोठा छंद का लक्षण और उदाहरण क्या कीजिए, लिखिए। इसको भी बच्चों मैंने वीडियो में कराया है, आप जाकर के वहां से अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, उसके बाद ये 13 नंबर जो है वो है, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु उचित अधिकारी को क्या कीजिए, पत्र लिखिए। तो इस पे बच्चों मैंने वीडियो कराया है। हमने देखिए बैंक में खाता खोलने के लिए, मतलब खुलाने के लिए बैंक प्रबंधक को कैसे पत्र लिखा जाता है ये भी लिखाए हैं। ठीक, साफ सफाई के लिए भी हमने लिखाए हैं, और ऋण प्राप्ति हेतु बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र कैसे लिखेंगे उसके लिए भी हमने आपको पत्र क्या किए हैं, लिखाए हैं। ठीक, तो वहां जाकर के आप बच्चों प्लेलिस्ट में आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें 2 दिया था, अथवा करके विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को क्या कीजिए, पत्र लिखिए। इसको बच्चों मैंने नहीं कराया है, और अगर आप कहेंगे, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो बच्चों इसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। ठीक, उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए बच्चों, उसके बाद 14 नंबर है, निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में सार गर्भित निबंध क्या कीजिए, लिखिए। और इसके लिए बच्चों कितना अंक मिलता है, 9 अंक। ठीक, तो देखिए पहला, पर्यावरण और असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव, और ये बच्चों ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इस पे मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, बताया है उसमें, और एकदम आसान भाषा में हमने बताया कि आप पर्यावरण, यानी कि पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव पर आप कैसे निबंध लिखेंगे। ठीक, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा बच्चों, बेरोजगारी की समस्या और समाधान है। तीसरा, नई शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। ठीक, और साहित्य समाज में पथ प्रदर्शक हैं, और महिला सशक्तिकरण का समाज के विकास पर प्रभाव, और ये भी बच्चों आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, यानी कि पर्यावरण संतुलन ये, और बेरोजगारी की समस्या, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये बच्चों हैं कि महिला सशक्तिकरण का समाज में विकास का पर प्रभाव। ठीक, और जो चौथा है बच्चों, वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा। ठीक, तो ये बच्चों इसमें से हमने एक वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है या पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव है, ये आपके हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो ये बच्चों, और उसके बाद ये 5वां नंबर जो है महिला सशक्तिकरण, आप इन दोनों को विधिवत तैयार कर लीजिएगा 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको ये पूरा सोल्यूशन पढ़ करके अच्छा लगा होगा। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बच्चों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।